दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकल की पढ़ाई। आज अपन क्रिया शरीर सब्जेक्ट पढ़ने वाले। आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रूट फैक्टर्स ऑफ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी का रूट फैक्टर्स क्या होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, एंड फिर देखेंगे दोष के बारे में, उसका थोड़ा इलेबोरेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद में सबसे बेसिक श्लोक है क्रिया शरीर में, दोष धातु मलम मूलम ही शरीर है। मतलब ये जो श्लोक है ये हमारी लिविंग बॉडी के रूट फैक्टर्स बता रहा है। दोष धातु मल, ये दोष धातु मल ही हमारी लिविंग बॉडी के रूट फैक्टर्स होते हैं। ओके, जो डल्हन है कमेंटेटर है वो, ठीक है, संहिता पे वो कमेंट करते हैं। तो डल्हन ने ये जो 3 एंटिटीज है उसको, मतलब 3 एंटिटीज में आएगा दोष धातु मल, इसको रूट ऑफ प्लांट से कंपेयर किया गया है। मतलब कि ये जो तीनों एंटिटीज है वो रूट है, मतलब प्लांट का जड़ है जो पूरे, इसमें प्लांट से कंपेयर किया गया जो पूरे लिविंग बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? दोष धातु मल। ठीक है, अब आता है दोष। दोष ऑरिजिनेट फर्स्ट इन जाइगोटिक लाइफ। दोष है जो सबसे पहले इम्ब्रियो के टाइम पे, मतलब जाइगोट के टाइम पे सबसे पहले दोष ही बना था। धातु और मल नहीं, सबसे पहला दोष का ओरिजिन हुआ था। एंड यही दोष रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टीपल सिस्टम्स बनाने के लिए। ठीक है, दोष कीप्स कंट्रोल ऑन डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 7 धातु। दोष ही 7 धातु का फॉर्मेशन करता है, उसका डिफरेंशिएशन करता है। ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि दोष ही पूरे धातु को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले बना था तो वही सबको कंट्रोल करेगा। एंड देन टुगेदर विथ मल दे ऑरिजिनेट ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले बना कौन? दोष, फिर वो धातु को कंट्रोल करेगा, उसको फॉर्मेशन करेगा, उसका डिफरेंशिएशन करेगा, एंड उसके साथ साथ मल भी वो ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब आता है धातु उपधातु मल। ये जो उपधातु और धातु और मल हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ टर्म देख लो। धातु उपधातु और मल मेंटेन ऑल फंक्शंस ऑफ लिविंग बॉडी एंड सस्टेन इट एंड सपोर्ट द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। मतलब ये तीनों जो है पूरे फंक्शन, जो हमारे लिविंग बॉडी का जितना भी फंक्शन है उसको मेंटेन करता है, उसको सस्टेन करता है, उसके साथ साथ हमारे पूरे बॉडी को भी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन दोष। व्हाट इज दोष? सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। इसका जो फंक्शन क्या है? टू ऑर्गेनाइज धातु इन सुटेबल वे। मैंने आपको पहले बताया कि जाइगोटिक लाइफ में सबसे पहले दोष बनता है, सो ऑफ कोर्स यही है जो ऑर्गेनाइज करेगा सारे धातुओं को। ठीक है, अब इसका पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे दोष का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी लिविंग बॉडी में। तो पहला, रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्रोप्रिएट नरिशमेंट, स्ट्रेंथ, लस्टर ऑफ स्किन एक्सेट्रा इन होम्योस्टैटिक कंडीशन। होम्योस्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हमारे को कोई भी डिजीज नहीं हो, मतलब अपन एकदम नॉर्मल हो, उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब प्रॉपर नरिशमेंट वो प्रोवाइड करेगा। दोष हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो भी हमारे स्किन का जो लस्टर होता है, जो ग्लो होता है हमारा स्किन, वो भी सब, और भी बहुत कुछ, वो सब दोष की वजह से ही होता है। अब इसके आगे टॉपिक क्या है? पॉइंट, इन डिस्टर्ब स्टेट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग डिजीज इन ह्यूमन। अगर दोष है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब हो गया, तो अगर हम उस टाइम पे अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज होगी तो वो दोष की वजह से ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दोष हमारे बॉडी में सबसे पहले ऑरिजिन होता है, सारा चीज कंट्रोल दोष करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सर्कुलेट थ्रू आउट लिविंग बॉडी। ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है कौन? दोष। फिर फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंच महाभूत। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो दोष है वो पंच महाभूत का फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि दोष भी पंच महाभूत से बनी हुई रहती है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि दोष 3 तरह की होती है एंड तीनों पंच महाभूत से बनी होती है। कौन कौन से आगे देखेंगे अपन। अब है दोष इज अ कंट्रोलर ऑफ बॉडी फंक्शन। मतलब पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोलर उसका कौन है? दोष। वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर होते हैं वो सब पंच भौतिक होते हैं। तो उसी तरह हमारा बॉडी भी दोष से बना होता है। वो दोष 3 तरह के होते हैं, वात पित्त कफ। सो वो भी तीनों दोष पंच भौतिक कंपोजिशन से बने होते हैं। जैसे पहला वात, वात बना रहेगा वायु और आकाश से, पित्त तेज से, एंड कफ पृथ्वी और आप से। आप ऐसे याद कर सकते हो
जैसे वात का जो नेचर होता है वो मोबाइल नेचर का होता है, तो मोबाइल नेचर का कौन होगा, जो बहुत ही लाइट वेट होगा, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, वायु और आकाश से वात बनता है। अब आता है पित्त। सो पित्त आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारा स्किन का जो ग्लो का जो नेचर होता है, जो हमारा स्किन लस्टर प्रोवाइड करता है हमारे स्किन को, तो वो प्रोवाइड पित्त करता है, ठीक है। सो पित्त ऑफ कोर्स तेज से बना रहेगा, तभी हमारे, आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो हमारा जो आई है जिससे हम लोग देख सकते हैं, वो एक क्लस्टर प्रोवाइड करता है जिससे अपन आसानी से देख सकते हैं, तो वो तेज से होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पित्त का पंचभौतिक कंपोजिशन तेज है, एंड जो बचे हुए हो गए वो कफ। सो अब हम लोग बात करते हैं वात के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वात मोबाइल नेचर का होता है, सो वात सबसे पहला पॉइंट आता है मोटाइल। मोबाइल नेचर का ही बात होता है, दोनों जो पित्त कफ है वो इमोबाइल होते हैं, ठीक है। अब है दोष का सिंथेसिस, ठीक है। तो जो सिंथेसिस ऑफ दोष होता है वो 2 स्टेज में होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में 2 बार या फिर 2 स्टेज में दोष का फॉर्मेशन होता है, एंड इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तो इंट्रा लाइफ में एंड एक्सट्रा लाइफ में, दोनों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये जो दोष है उसका साइज होता है यूनिसेलुलर जाइगोट में, एंड दूसरा फूड मटेरियल से, एक तो जो मदर खाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस टाइम पे, एंड सेकेंड आफ्टर डिलीवरी जो बेबी खाता है या फिर जो चाइल्ड खाता है उस टाइम पे। तो पहला अपन देखते हैं यूनिसेलुलर जाइगोट में क्या होता है। इम्प्रेस एवरी सेल आफ्टर डिफरेंशिएशन, देन इट इज कॉल्ड एज प्राकृतिक दोष। मतलब यूनिसेलुलर जाइगोट में ये दोष का फॉर्मेशन होता है, एंड यही दोष फिर रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो बॉडी में जितने भी सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है ये इसी दोष की वजह से होती है। सो इसको हम लोग प्राकृतिक दोष बोलते हैं, विच इज डिसिसिव फैक्टर फॉर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर उस समय पाया जाएगा, जो पूरे लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो सबका डिसीजन लेता है कौन, प्राकृतिक दोष। इसी को हम, इसलिए हम लोग इसको डिसिसिव फैक्टर बोलते हैं। अब है जो फूड मटेरियल से बनता है दोष, वो सिर्फ हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल कर सकता है, वो हमारे बॉडी का कोई भी कैरेक्टर को डिसाइड नहीं कर सकता, वो सिर्फ कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वैक्री दोष, एंड इट इज अ डिसिसिव फैक्टर फॉर होम्योस्टैसिस। मतलब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रहेगा वो वैक्री दोष। इट मीन्स ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि क्या देखे, प्राकृतिक दोष जो डिसीजन लेगा कि हमारे बॉडी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एंड वैक्री दोष जो सिर्फ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। सो प्राकृत और वैकृत दोष वर्क इन सिनर्जिज्म टू कैरी आउट बॉडीली फंक्शंस। मतलब ये दोनों साथ में काम करते हैं अच्छे से कोई भी बॉडी फंक्शन होने के लिए, ठीक है। ये दोनों को साथ होना बहुत जरूरी है। वर्क इन सिनर्जी, सिनर्जी मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट। अब आता है दोष ओनली एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ जेनेसिस ऑफ डिजीज। दोष अकेला एंड ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एम्ब्रियो लाइफ में सबसे पहले दोष बनता है। तो अगर दोष का कुछ भी क्षय हुआ या फिर वृद्धि हुई, तो दोष ही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के फॉर्मेशन के लिए। अब क्योंकि एंड उसके बाद है कि दोष कंट्रोल अदर 2 एंटिटीज। ये 2 एंटिटीज को और कंट्रोल करता है कौन, धातु मल, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। अब एक और श्लोक है, वायु पित्तम कफ चेति त्रयो दोष समासता। मतलब 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। वायु यहाँ पे वात को बोला गया है। अब प्राकृत और वैकृत जो मैंने आपको पहले बताया, प्राकृत जो डिसीसिव फैक्टर फॉर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वैकृत जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा हमारे बॉडी में, वो दोनों दोष वात पित्त कफ होंगे। मतलब जो वात पित्त कफ वो 5 टाइप के होंगे। ये 5 टाइप ये दोनों के मिक्सचर से होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो 5 टाइप है वो सिर्फ प्राकृत दोष का, नहीं, प्राकृत और वैकृत दोष दोनों मिलके तीनों दोषों का टाइप्स है 5-5। एंड ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड चीफ लोकेशन। मतलब उसके काम एंड उसका लोकेशन कहाँ पर है, उसके बेसिस पे वात पित्त कफ को 5 टाइप्स में बांटा गया है। एंड वात में प्राकृत और वैकृत दोनों है, सिर्फ अकेला प्राकृत नहीं है। इसी प्रकार पित्त में भी वैसा ही है एंड कफ में भी वैसा ही है। सो वात में 5 टाइप्स। इसके श्लोक क्या है, प्राण उदान व्यान समान अपान भेदे वायु। मतलब वात के 5 टाइप्स है, प्राण उदान समान व्यान अपान। उसी तरह पित्त के भी 5 टाइप्स है,
पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, भेदय, पित्तम। अब देन कफ के भी 5 टाइप्स है, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, भेदय, श्लेष्मा। श्लेष्मा यहाँ पे कफ को बोला गया है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक है। रक्त इज टू बी कंसिडर्ड एज दोषा और नॉट, मतलब रक्त को दोष हम लोग बोल सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सुश्रुत ने इस रक्त को भी दोष बताया, क्योंकि सुश्रुत के हिसाब से 4 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ एंड रक्त। उन्होंने रक्त को दोष क्यों बोला? पहला, बॉडी वात, पित्त, कफ जो तीनों दोष के अलावा नहीं रह सकती एंड वो रक्त के बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में रक्त का फ्लो होते रहता है। एंड दूसरा, उसके भी इट हैज इट्स सीट, क्वालिटीज, फंक्शन, काउज ऑफ वेरिएशन एंड ट्रीटमेंट जस्ट लाइक दैट ऑफ दोषा। मतलब जो रक्त है उसका भी अपना साइट होता है, उसका अपना क्वालिटीज होता है, उसका अपना फंक्शन होता है, उसका अपना काउज ऑफ वेरिएशन होता है कि अगर उसकी वृद्धि या फिर क्षय हो गया तो क्या होगा, उसका अपना ट्रीटमेंट होता है, जस्ट लाइक दोष की तरह। इसीलिए सुश्रुत ने बताया रक्त को वो दोष बताया। अब अपन देखेंगे पहला कि रक्त को दोष क्यों बोलेंगे एंड रक्त को दोष क्यों नहीं बोलेंगे। सो पहला, रक्त को दोष क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका साइट है पर्टिकुलर यकृत और प्लीहा। यकृत को आप लीवर से कंपेयर कर सकते हो एंड प्लीहा को स्प्लीन से। इसकी क्वालिटीज क्या है? इसकी कलर जो होती है रक्त की वो रेड होती है, लाइक इंद्रगोप इंसेक्ट्स, एंड ये विस्कस होता है और भी बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो ये स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा, ये मांस धातु को नरिशमेंट करेगा एंड ये ऑर्गेनिज्म की वाइटलिटी को मेंटेन करेगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे रक्त को दोष बोला गया है। अब अपन देखेंगे रक्त को दोष क्यों नहीं बोला गया है, मतलब अपन क्यों क्योंकि हम लोगों ने पहले श्लोक में देखा कि त्रय दोषा मतलब 3 दोष ही होते हैं। इसका मतलब वो प्रूफ हो चुका है कि रक्त दोष नहीं है। तो क्यों रक्त दोष नहीं है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहला है रक्त दोष क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स सीट इज सेम एज पित्त, मतलब क्योंकि पित्त के भी जो साइट है, पित्त का भी साइट यकृत और प्लीहा ही है एंड एक दोष का प्लेस दूसरे के सेम नहीं हो सकता, इसीलिए रक्त दोष नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, रक्त धातु में भी आता है, हम लोग आगे देखेंगे कि धातु 7 तरह की होती है एंड सेकंड नंबर पे रक्त आता है। सो रक्त दोष हो ही नहीं सकता अगर वो धातु आएगा तो। तीसरा, ज्वर, ज्वर को यहाँ पे आप फीवर बोल सकते हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है आयुर्वेदा में। सो इसके दोष के हिसाब से 3 ज्वर होता है, वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर। इन तीनों में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं इन तीनों ज्वर में जो दोष रिलेटेड होते हैं, बट रक्तज ज्वर नहीं पाया जाता है। अब ये संहिता में कहीं नहीं दिया हुआ है, इससे ये भी पता चलता है कि रक्त दोष नहीं है। चौथा पॉइंट, इट हैज नो सच इंडिपेंडेंट कैपेसिटी टू गेट वाइटेटेड, मतलब इसके पास वैसा कोई इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं होता है कि वो इसका क्षय और वृद्धि हो जाए। जैसे कि पित्त को सिमिलर बोला गया रक्त के, अगर रक्त इज ऑल्सो गेट वाइटेटेड अलोंग विद पित्त, मतलब कि अगर ऐसा बहुत बार देखा गया कि अगर पित्त का क्षय और वृद्धि होती है तो उसी टाइम पे रक्त की भी होती है। सो ऑफकोर्स रक्त पित्त से इसमें डिपेंडेंट शो किया जा रहा है, सो रक्त दोष नहीं हो सकता। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रकृति 3 तरह की होती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस समय प्रकृति बनती है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति एंड कफज प्रकृति। बट ऐसी कोई प्रकृति का मेंशन कहीं नहीं किया गया जो रक्त से रिलेटेड हो, इसीलिए इन सब पॉइंट्स के बेस पे आप भी पता कर सकते हो कि रक्त दोष नहीं है। इसीलिए संहिता में दी गई है त्रय दोषा, मतलब 3 दोष होती है, वात, पित्त, कफ। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन धातु, उपधातु, मल के बारे में बात करेंगे। और इन सब के नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।